कोई प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, ये बात तो सबको पता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बल्कि लोगों की हेल्प करने के लिए स्टार्ट की जाती है। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। माय क्वेश्चन इज हियर कि क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग भी हमारे उन्हीं बिजनेसेस की तरह होती है जो बिजनेसेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए स्टार्ट किए जाते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने वाले हैं विच इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हम लोग एनपीओ से रिलेटेड कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, लाइक इसका मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स का हम लोग यहाँ यूज करते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं, हर एक चीज को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगने वाला है। बस द थिंग इज आपको हर एक चीज को मेरे साथ साथ सुनना है, साथ साथ समझना है एंड आपकी रियल लाइफ के साथ रिलेट करना है। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को एंड यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है जिसको मैं किसके अंदर कैटेगराइज कर सकती हूँ, मेरे एनपीओज के अंदर। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किस मोटिव से स्टार्ट की जाती है कि यहाँ पर मुझे प्रॉफिट नहीं अर्न करना बल्कि लोगों को उनके वेलफेयर के लिए सर्विसेज को रेंडर करना है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को यानी कि एनपीओज को मैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलती हूँ। एंड साथ ही ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं कि जो आपकी एनपीओ है वो किसी पर्सन से रिलेट नहीं करती, एनपीओ की खुद की अपनी आइडेंटिटी है। एनपीओ अलग एंड उसके अंदर रहने वाले मेंबर्स अलग, तो ये क्या है, हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम लोग सर्विसेज तो देंगे बट प्रॉफिट अर्न करना इज नॉट द मोटिव। प्राइमरी मोटिव वहां पर क्या होगा कि आप लोगों को दूसरे लोगों की भलाई करनी है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना है। अब ये मोटिव किससे रिलेट कर सकता है, सोशल हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, चैरिटेबल भी हो सकता है। एंड अदर वर्ड्स में बात करें तो एनपीओ क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है मेंबर्स को या फिर बेनिफिशियरीज को एंड या फिर सोसाइटी को इन जनरल। ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। लाइक यहाँ पर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती है, एनपीओ यानी कि आपकी स्कूल्स भी एनपीओ के अंदर आ सकते हैं, हॉस्पिटल्स भी आ सकते हैं एंड लिटरेरी सोसाइटीज भी आ सकती हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, क्लब्स, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ योर एनपीओस। ये सभी चीजें आपके एनपीओ के अंदर कवर हो सकती हैं। एंड आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपके कुछ और पॉइंट्स गिवन है, देयर सोर्सेज ऑफ इनकम। अब द थिंग इज अगर वो प्रॉफिट ही नहीं अर्न कर रहे हैं, वो कमाई ही नहीं कर रहे हैं, तो उनका जो बिजनेस चल रहा है वो किस बेस पर चल रहा है, उनके पास अगर पैसे आ रहे हैं तो कौन कौन से सोर्सेज से उनको इनकम हो रही है, यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो उनके इनकम के सोर्सेज क्या क्या है, उनको डोनेशंस मिलती हैं, सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं। सब्सक्रिप्शंस आप लोग हर कोई जानता है, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन लेते हो, यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन लेते हो, हर एक चीज का आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो, जिसका मतलब होता है आप उस चीज के मेंबर बन रहे हो, आप वहां की चीजों को एंजॉय कर रहे हो, तो वो चीजें होती है मेरी सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट है लेगेसीज। हर एक टर्म का मीनिंग हम यहाँ पर समझेंगे, जस्ट आपको रीड करना है कि इन सोर्सेज से एनपीओस को इनकम जनरेट होती है। एंड अगर कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी आपके एनपीओ के अंदर की जा रही है, ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट अर्न जो किया है उन एक्टिविटी से, उसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होगा। लाइक मैं क्या कह रही हूँ, आपकी एनपीओ है, आप कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं एंड उस ट्रेडिंग एक्टिविटी से आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। प्रॉफिट तो जनरेट हो गया लेकिन उस प्रॉफिट को मेंबर्स अपने घर नहीं ले जा सकते, उस प्रॉफिट का वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूज करेंगे, घर ले जाना इज नॉट अलाउड। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अगर आपकी एनपीओ के अंदर कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है एंड उस ट्रेडिंग एक्टिविटी से आपका कोई भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट आप लोग घर पर अपने लिए नहीं ले जा सकते, वो प्रॉफिट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहेगा एंड अगर यूज होगा तो ऑर्गेनाइजेशन या फिर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही यूज होगा। दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ योर एनपीओ। यहाँ पर आई होप आपको एनपीओ का मीनिंग क्लियर। अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ, एनपीओ एक्चुअल में क्या है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए चलाई जाती है। एंड इन
केस वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उस प्रॉफिट को अपने पर्सनल काम यानी अपने घर पर नहीं ले जा सकते, वो उस प्रॉफिट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रखेंगे। एंड अंदर रखने के बाद अगर वो यूज करें तो वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ एनपीओ। आई होप मीनिंग आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब द थिंग इज, हम लोग कोई छोटी सी चीज अपने लिए परचेज करते हैं तो उसके भी हम लोग फीचर्स देख रहे होते हैं, कितनी रैम है, कितना रोम है, हर एक चीज हम लोग वहां पर देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं विच इज एनपीओ। क्या हम लोग उसके फीचर्स नहीं देखेंगे? हम लोगों को देखने पड़ेंगे। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग फीचर्स को देखना। फीचर्स ऑफ व्हाट? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को ये जो चैप्टर है अलग अलग नेम से देखने के लिए मिलेगा। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी बोला जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, एंड एनपीओ भी बोला जाता है। यहां पर हर एक चीज का मीनिंग सेम ही है। पॉइंट क्लियर? स्टार्ट करते हैं फीचर्स को देखना। फर्स्ट फीचर है एंटिटी। यहां पर बोला गया है आपकी जो एनपीओ है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या है एनपीओ? आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये एनपीओ इस पर्टिकुलर पर्सन की है, ऐसा नहीं है। आपकी जो एनपीओ है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी है, खुद की एग्जिस्टेंस है। सेकेंड फीचर की बात करते हैं। सेकेंड फीचर है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। आपकी जो एनपीओ होती है उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं बल्कि सोसाइटी का वेलफेयर होता है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे आप अगर एनपीओ स्टार्ट करें तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सो योर आंसर शुड बी, आप कहेंगे वहां पर कि ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हम लोगों को सोसाइटी की वेलफेयर करनी है, सोसाइटी की हेल्प करनी है। पॉइंट क्लियर है? थर्ड यहाँ पर फीचर है फॉर्म। फॉर्म मतलब कि यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है जो आपकी एनपीओज हैं वो किस फॉर्म में एस्टैब्लिश होती है। यहाँ पर जो एनपीओ होती है वो चैरिटेबल फॉर्म में एस्टैब्लिश होती है, चाहे चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, चाहे क्लब हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, या फिर आपका ट्रस्ट हो कोई, या फिर चैरिटेबल सोसाइटी हो। यानी कि फॉर्म क्या होने वाली है? कोई भी फॉर्म हो सकती है लेकिन वो फॉर्म चैरिटेबल होगी। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? तीनों फीचर्स यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होने चाहिए एंड सिंपल होने चाहिए। इसके अंदर कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कोई आप लोगों को आपकी साइंस के ट्रिक्स नहीं लगानी है, सिंपल सी चीजें हैं, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फीचर देखते हैं। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर पूछा गया है कि जो आपकी एनपीओ है उस एनपीओ को मैनेज एक्चुअल में कौन कर रहा है। तो मैनेज करने के लिए कौन लोग होते हैं वहां पर? एनपीओ के मेंबर्स होते हैं वहां पर जो एनपीओ को मैनेज करते हैं। एंड ये मेंबर्स कहां से आते हैं? ये मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। एंड सपोज मेंबर्स नहीं है तो वहां पर सेकंड ऑप्शन है ट्रस्टीज का। किसका ऑप्शन है? ट्रस्टीज का। तो कोई भी आप लोगों से पूछे एनपीओ को मैनेज कौन करता है तो आपने आंसर करना है उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं या फिर उसका जो ट्रस्टी है, ये लोग आपकी एनपीओ को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट इज मोटिव। आप लोगों की एनपीओ का मोटिव क्या होना चाहिए? अभी पीछे हम लोगों ने एक फीचर पढ़ा ऑब्जेक्टिव वाला, वो ही फीचर मेरा मोटिव है। यानी कि आप लोग अगर आपकी एनपीओ को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका मोटिव क्या होगा? सोसाइटी का वेलफेयर। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर फंडिंग। ये लोग पूछ रहे हैं कि आपकी जो एनपीओ है उसके अंदर फंड्स कहां से आते हैं, वहां पर इनकम कैसे जनरेट होती है। जब हम लोग मीनिंग पढ़ रहे थे वहीं पर मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर कर दिया था कि आपकी जो एनपीओ होती है उसके फंड्स कहां से रिसीव होते हैं? सब्सक्रिप्शन से, लाइफ मेंबरशिप फी से, डोनेशन से, इन चीजों से आप लोगों के फंड्स जो है वो रेज होते हैं। एंड ये फंड्स कहां से आते हैं? ये फंड्स आते हैं मेंबर्स के थ्रू। जैसे कि क्या क्या है यहाँ पर आपको हर एक एग्जांपल गिवन है, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप, एंट्रेंस फीस, लेगेसीज। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फंडिंग, जहां जहां से एक एनपीओ को इनकम जनरेट होती है। पॉइंट क्लियर है? अब इनमें से हो सकता है कुछ टर्म्स की मीनिंग आपको नहीं पता हो, लाइक आपको सब्सक्रिप्शन का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता है, या फिर लेगेसीज का मीनिंग नहीं पता है, एंट्रेंस फीस का मीनिंग नहीं पता है। सो डोंट वरी, हर एक टर्म का मीनिंग हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल हेजिटेट होने की, आपको टेंस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक डाउट जो माइंड में आएगा वो आपका वीडियो के अंदर ही क्लियर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर है अकाउंट्स। यहाँ पर बोला गया है एनपीओ अगर मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है तो क्या कौन कौन से अकाउंट्स यहां पर बनने वाले हैं। तो एनपीओ के अंदर हम लोग ध्यान से सुनना कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं। पहला अकाउंट बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड अकाउंट बनता है मेरा बैलेंस शीट। तो यानी कि एनपीओ के अंदर अगर मुझे अकाउंटिंग करनी है तो मुझे 3 अकाउंट्स बनाने आने चाहिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
एंड बैलेंस शीट। हियर द गुड थिंग इज तीनों ही अकाउंट्स की 70% अकाउंटिंग आप लोगों को ऑलरेडी आती है, 30% हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर सीखनी है। क्या बोला मैंने? इस अकाउंट में, यानी कि जो 3 अकाउंट्स मैंने आपको बताए हैं उन 3 अकाउंट्स की 70% अकाउंटिंग आप लोगों को ऑलरेडी आती है, 30% अकाउंटिंग हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीख लेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने बात की है फीचर्स की। सभी फीचर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हर एक फीचर आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में कि अगर मुझे मेरे एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, कोई आपसे पूछ रहा है, आप लोग एक अकाउंटेंट है एक फर्म के, कौन सी फर्म के, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के, एनपीओ के, तो अगर कोई वहां पर आपको अकाउंटिंग करने के लिए बोल रहा है तो आप उसके कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने वाले हैं। फर्स्ट अकाउंट रहेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, डिटेल में हर अकाउंट की बात करने वाले हैं, सो डोंट वरी। सेकंड अकाउंट होगा मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड थर्ड होगा मेरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं। क्यों फेमिलियर है? क्योंकि हर चैप्टर में कुछ हो या ना हो बैलेंस शीट जरूर होती है। पॉइंट क्लियर है? अब यहां पर आगे चलते आप लोगों को तीनों अकाउंट्स के नाम याद होने चाहिए कि एनपीओ के अंदर मेरे टोटल कितने अकाउंट्स बनते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इन अकाउंट्स की डिटेल में बात करते हैं। पहला अकाउंट है मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। हम लोगों ने हमारे चैनल पर कैश बुक वाला एक चैप्टर कवर किया है। आप कैश बुक बोल लो या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोल लो, बात सेम ही है। कैश बुक के अंदर क्या होता था, जितना भी कैश आता था, जितना भी बैंक बैलेंस आता था, डेबिट साइड लिखते थे। जितना भी कैश जाता था, जितना भी हमारा बैंक बैलेंस कम होता था, हम लोग क्रेडिट साइड लिखते थे। पॉइंट क्लियर है? सेम ही चीज यहां पर करनी है। जब भी आपको कैश की रिसीट होगी डेबिट साइड लिख देंगे, जब भी आपके पास से कैश जा रहा होगा क्रेडिट साइड लिख देंगे। पॉइंट क्लियर है? यहां पर मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बन करके रेडी है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं यहां पर आपको समझा रही हूं। जो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो आपका ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा एंड एंड कहां पर होगा, क्लोजिंग बैलेंस पर एंड होगा। जब स्टार्ट करेंगे तो लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, जब एंड करते हैं तो लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी। इतनी बात आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसके अंदर मुझे कुछ भी नया आप लोगों को नहीं सिखाना। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यहां पर मुझे बनाना आ गया है। अब माइंड के अंदर एक डाउट आएगा, कौन सा कैश कौन सा बैंक में लिख सकती हूँ? क्या अगर मैंने मेरी कोई एसेट बेची है उससे अगर मुझे कैश रिसीव हो रहा है तो क्या मैं इस अकाउंट के अंदर लिख सकती हूँ? बिल्कुल आप इस अकाउंट के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि कैश अकाउंट के अंदर भी मैं ये चीज लिखती थी, कैश बुक के अंदर भी मैं ये चीजें लिख लेती थी। यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप नॉर्मल सेल्स कर रहे हैं या आप कोई एसेट बेच के पैसा ला रहे हैं। उसको किस चीज से मतलब है? सिर्फ पैसा आने एंड पैसा जाने से। सोर्स क्या है पैसा आने जाने का, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बन करके हो गया रेडी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस लिखो। डेबिट साइड में किसी भी रीजन से पैसा आ रहा है आप लोग डेबिट साइड में लिख दो। क्रेडिट साइड में किसी भी रीजन से आपके पास से पैसा जा रहा है आप लोग क्रेडिट साइड में लिख दो। यही जो बातें मैंने आपको बोली है यही सभी पॉइंट्स के अंदर मैंने मेंशन कर रखी है। अब द थिंग इज यहां पर आप लोगों को कुछ श्योरिटी देनी है कि जो बात मैंने बोली वो ही एक्चुअल में बात यहां पर है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या देखने वाले हैं? फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। पहला काम क्या होता है? नेम शीट लगाना। क्यों नेम शीट लगा रहे हैं? ताकि हम लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि मेरा यहाँ पर कौन सा अकाउंट बन रहा है। तो पहले यहाँ पर नेम शीट लग रही है, मैंने लिख दिया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। हम लोग यहाँ पर अपना ईयर लिख देंगे। एंड मैंने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम आपको बोला आपका अकाउंट स्टार्ट होगा ओपनिंग बैलेंस से, तो यहां पर टू बैलेंस बीडी मैंने लिख दिया। एंड कहां पर होगा? क्लोजिंग बैलेंस से, तो मैंने बाय बैलेंस सीडी यहां पर लिख दिया। पॉइंट क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या आगे करना है मुझे ध्यान से समझना। जिस भी रीजन से मेरा पैसा आ रहा है मुझे करना है डेबिट, जिस भी रीजन से मेरा पैसा जा रहा है मुझे करना है क्रेडिट। इतनी बात क्लियर है? कैसे करना है ध्यान से समझना। आपके पास सब्सक्रिप्शन का पैसा आया, क्या मैंने डेबिट कर रखा है। अब उसके बाद आप लोगों ने कोई फर्नीचर बेच दिया, उससे आपका पैसा आ रहा है, क्या मैंने डेबिट कर रखा है? यस मैंने डेबिट कर रखा है। यानी कि जो बात मैंने कही थी वही बात एक्चुअल में यहां पर है। कोई भी रीजन है, आपने इन्वेस्टमेंट से पैसा आया या फिर आपको इंटरेस्ट का पैसा मिला, आपने सेल्स की है उसका पैसा मिला, किसी भी रीजन से पैसा मिला, डेबिट में आंख बंद करके लिख दो।
किसी भी रीजन से पैसा गया, लाइक आप लोगों ने रेंट पे किया, आपने इंश्योरेंस पे किया, एडवर्टीजमेंट का खर्चा पे किया, एंटरटेनमेंट का खर्चा पे किया, किसी भी रीजन से पेमेंट कर रहे हैं, आप लोग उस अमाउंट को क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो यहां पर आप लोगों का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बन करके रेडी है। क्या इसके अंदर आप लोगों को कोई भी नई चीज सीखने के लिए थी? नहीं। आप लोगों को कैश बुक आती है तो आप इजीली आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना सकते हैं। अगर कैश बुक वाला चैप्टर भी नहीं आता तो भी आप लोग इस अकाउंट को इजीली बना सकते हैं। सिर्फ मुझे हर एक चीज को किस तरीके से समझना है कि इसमें पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। जैसे ही आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली, वैसे ही आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बन करके रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अकाउंट है यहाँ पर मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। द गुड थिंग इज ये अकाउंट भी आपको ऑलरेडी बनाना आता है। एक दो बातें हैं जो हमें यहाँ पर सीखनी है, बाकी पूरा अकाउंट आपको बनाना आता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है। जैसे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, वैसे ही मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। जिस भी रीजन से इनकम होगी वो मुझे क्रेडिट साइड में लिखना है, एंड जिस भी रीजन से मेरा खर्चा होगा वो मुझे डेबिट साइड में लिखना है। अब द थिंग इज, ये जो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो एक्रूअल बेसिस पर बनता है। एक्रूअल बेसिस मतलब अब यहाँ पर आप लोग ये नहीं देखेंगे पैसा आया या पैसा अभी नहीं आया। अगर वो चीज मेरे इस साल से रिलेट करती है तो मुझे इस अकाउंट के अंदर लिखना ही लिखना है। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप लोगों का इस साल का कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग है, खर्चा तो था बट अभी आप पे नहीं कर पाए हैं, आपकी पॉकेट से पैसा अभी नहीं गया है, तो क्या मैं इस अकाउंट के अंदर नहीं लिखूंगी? बिल्कुल लिखूंगी, क्योंकि एक्चुअल में तो खर्चा इसी ईयर से रिलेट करता है, एंड जिस भी ईयर से रिलेट करता है मुझे उस ईयर के अंदर लिखना ही लिखना है, चाहे पेमेंट गई हो या ना गई हो, चाहे पेमेंट आई हो या फिर ना आई हो। तो पॉइंट क्लियर हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है, प्लस ये एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है। पेमेंट आ रही है, जा रही है, डजंट मैटर, खर्चा या फिर इनकम आपकी इस ईयर से अगर रिलेट करती है तो इस अकाउंट के अंदर आप लोग लिख देंगे। एंड के अंदर जब आप लोग टोटलिंग करेंगे एंड अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे तो वो बैलेंसिंग आपका सरप्लस या फिर डेफिसिट होगा। डेबिट साइड डिफरेंस है तो सरप्लस है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आता था, एंड अगर आपका क्रेडिट साइड में डिफरेंस है तो वो डेफिसिट है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका लॉस आता था। पॉइंट क्लियर है? इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, एंड जो भी आपका डिफरेंस आएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, उसको आपको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देना है। एंड बैलेंस शीट में भी किसमें? कैपिटल फंड के अंदर। अभी यहाँ पर हम लोग चीजों को समझेंगे। हियर इज द फॉर्मेट ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पर अब हम लोग हमारा फॉर्मेट देखने वाले हैं। फॉर्मेट कैसे देखने वाले हैं ध्यान से समझना। डेबिट साइड में मेरे सभी खर्चे आएंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट में हम लोग सारे खर्चे लिखते हैं एंड इनकम्स लिखते हैं क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर भी सभी एक्सपेंडिचर्स आपको डेबिट साइड में मिलेंगे एंड सभी इनकम्स आप लोगों को क्रेडिट साइड में मिलेंगी। मेरे एक्सपेंडिचर्स क्या क्या है, लाइक मैंने सैलरी दी है, मैंने रेंट दिया है, इंश्योरेंस दिया है, ऑडिट फीस दी है, ये सभी मेरे खर्चे हैं, इसीलिए डेबिट साइड में है। एंड मेरी इनकम्स क्या है, मेरे को डोनेशन मिली है, मैंने कोई सेल की है, हॉल रेंट है, वो सभी चीजें, सभी इनकम्स मेरी क्रेडिट साइड में आएंगी। एंड वन मोर थिंग इज, यहाँ पर आप लोग किसी भी एसेट से रियलाइज होने वाला खर्चा, किसी भी एसेट से रियलाइज होने वाली इनकम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर करंट एसेट्स की ही एंड करंट लाइबिलिटीज की ही बात होती है। नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज यहाँ पर कंसिडर नहीं होंगे। लाइक अगर आप लोगों ने आपका कोई फर्नीचर सेल किया है तो फर्नीचर सेल करने से जो इनकम हुई वो यहाँ नहीं आएगी, लेकिन जब आप वो डीलिंग कर रहे थे, डीलिंग करते टाइम अगर आपको उसमें कोई प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है, वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सेम एज इट इज, जैसे आप लोग आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर करते थे। क्या मैं वहां पर अपनी किसी फिक्स एसेट का नाम लिखती थी? नहीं, लेकिन फिक्स एसेट की डीलिंग करते टाइम अगर मुझे कोई प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है वो मैं वहां पर जरूर लिखती थी। मैं वहां पर डेप्रीसिएशन लिखती थी। तो वो ही सब चीजें यहाँ पर आएंगी, लेकिन फिक्स एसेट का नाम नहीं आएगा। तो यहाँ पर मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बन करके रेडी है। लास्ट थिंग इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। एक चीज यहाँ पर समझेंगे, हम लोगों को दो बैलेंस शीट्स बनानी होती है, एक ओपनिंग एंड एक क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर हर एक चीज का ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे जो आपको क्वेश्चन के अंदर एज इट इज गिवन होगा, एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर हर एक बैलेंस मेरा क्लोजिंग होगा, वो भी मेरे क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगा। एंड उसके
उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनानी है? जब भी मेरी कोई भी चीज मिसिंग है, कोई भी चीज मतलब एनपीओ के अंदर कभी भी आपको कैपिटल का बैलेंस अगर मिसिंग है तो आप उसके लिए क्या बनाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट को बना देंगे। मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगी, जहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरीके से चीजों को आइडेंटिफाई करूं कि ये चीज यहां से मिसिंग है, इसीलिए मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर बैलेंस शीट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, एक दो बातें नहीं सीखनी है। पहली चीज, जो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस आया है वो मुझे मेरे कैपिटल के अंदर ऐड करना है। मैं अगर नॉर्मल बिजनेस की बात करूं तो वहां बोलते हैं कैपिटल, लेकिन एनपीओ की बात करूं तो वहां बोलते हैं कैपिटल फंड। पॉइंट क्लियर है? तो जो भी मेरा कैपिटल फंड है उसके अंदर सरप्लस आया तो ऐड कर देंगे, डेफिसिट आया तो लेस कर देंगे। बाकी एसेट साइड आपको हर एक चीज करनी आती है। जिस भी रीजन से आपकी कोई एसेट जनरेट हो रही है, एसेट रिड्यूस हो रही है, हर एक काम यहां पर होगा। अगर एसेट परचेज हुई है तो ऐड कर दो, एसेट बिक रही है तो माइनस कर दो, डेप्रीसिएशन लग रहा है तो माइनस कर दो। ये काम आप लोगों को ऑलरेडी आता है। आगे बढ़े। अब उसके बाद यहां पर आपकी एक नई चीज सीखने के लिए, सपोज आपको क्वेश्चन में कहा कि आपको एक बिल्डिंग फंड दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? बिल्डिंग फंड। तो यहां पर उन्होंने क्या किया? फंड तो आपको दिया, लेकिन एक स्पेसिफिक नाम आपको बोल दिया, ये जो फंड हम लोग दे रहे हैं ये सिर्फ बिल्डिंग के लिए है। जब कभी भी वो आपको किसी भी चीज को स्पेसिफिक कर दें कि ये फंड है लेकिन बिल्डिंग का है, ये फंड है लेकिन स्पोर्ट्स के लिए है, तो जब भी ऐसे स्पेसिफिक करते हैं तो वो फंड मेरे लाइबिलिटीज में आते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? सिंपल है। क्या बोला मैंने? जब भी वो किसी फंड को स्पेसिफिक कर दे तो वो फंड्स मेरे लाइबिलिटीज में आते हैं। पॉइंट क्लियर है? अब एक और चीज, यहां पर मैं आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड फंड की बात करने वाली हूं। आप लोगों को मिला स्पोर्ट्स फंड, तो पहली चीज तो ये मेरे लाइबिलिटीज साइड आएगा। द रीजन इज, इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि ये फंड मैं सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए ही यूज कर सकती हूँ। तो अब ऐसे में क्या होगा? स्पोर्ट्स से रिलेटेड मेरे पास फंड यहां पर आ चुका है। मुझे क्या करना होगा? अब इस फंड में से ही मैं अपने सारे खर्चे करूंगी एंड इस फंड में ही मैं अपनी इनकम्स को जोड़ दूंगी। लाइक अगर स्पोर्ट्स से मुझे 200 रुपए अर्न हुए हैं तो मैं वो अर्निंग अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाद में मैं यहां पर आकर ही ऐड कर दूंगी। एंड अगर मुझे स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही कोई खर्चा करना है, लाइक मुझे अपना एक बैट परचेज करके आना है, तो उस खर्चे को भी मैं यहीं से स्पोर्ट्स फंड से ही माइनस कर दूंगी। यहां पर हम लोगों ने लिखा है स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, लाइक आपने स्पोर्ट्स के लिए प्राइज अवार्ड दे दिया, कैश अवार्ड देना है, तो वो भी मैं यहीं से माइनस कर दूंगी, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए मैंने अपना फंड अलग से जनरेट कर रखा है, अलग से अकाउंट खोल रखा है, तो मुझे कहीं और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं इसी फंड के पास आऊंगी, इसी में ऐड करूंगी एंड इसी में लेस करूंगी। एंड एट द एंड आपको क्या करना है? बैलेंस शीट का टोटल करना है। इफ योर टोटल इज इक्वल, आपको समझना है आप लोगों का एनपीओ का पूरा क्वेश्चन ठीक हुआ है, पूरी अकाउंटिंग आप लोगों ने करेक्टली की है। बैलेंस शीट आप लोगों को ऑलरेडी बनानी आती थी, इसलिए हर स्पेसिफिक एसेट एंड हर स्पेसिफिक लायबिलिटी को मैंने आपको कैटेगराइज नहीं कराया। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो नई चीजें थी इसके अंदर वो हर एक चीज मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दी है। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं? हर एक चीज हम लोगों ने यहां पर कवर की है। कोई भी हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा हम लोग लिखेंगे लायबिलिटीज साइड, कोई भी मेरा प्रीपेड बैलेंस होगा मैं लिखूंगी मेरी एसेट साइड। इसी के साथ हम लोगों ने तीनों अकाउंट सीख लिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी एंड बैलेंस शीट भी। तीनों ही अकाउंट्स हम लोगों को यहाँ पर बनाने आ चुके हैं। अब कुछ बातों का मुझे यहाँ पर रखना है ध्यान, इन बातों का ध्यान रखना है, मेरे साथ साथ रीड करेंगे। अगर आपकी कोई भी एसेट प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट से रिलेट करती है, लाइक आपकी कोई ओपनिंग बैलेंस शीट है एंड उसके अंदर आपकी कोई भी एसेट की वैल्यू लिखी हुई है, तो वो एसेट के अंदर अगर आप उस एसेट को सेल कर रहे हैं तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आके उसको माइनस कर देंगे। सिर्फ कंफ्यूज कुछ नहीं होना है, आपको क्या करना है? सेल कर रहे हैं तो एसेट से माइनस कर दो, परचेज कर रहे हैं तो एसेट में ऐड कर दो, बस यही आपका फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है? ऑन परचेज ऑफ न्यू एसेट, जो भी आप लोग नई एसेट को परचेज कर रहे हैं वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो क्रेडिट साइड में आएगी एंड उसके बाद जो भी एसेट की वैल्यू है बैलेंस शीट में जाके ऐड कर दो। पहला पॉइंट क्या कहते हैं? अगर आप किसी एसेट को सेल कर रहे हो तो आपकी बैलेंस शीट में जाके माइनस कर दो, अगर आप किसी एसेट को परचेज कर रहे हो तो बैलेंस शीट में आके ऐड कर दो। कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक चीज सिंपल है। लोन अगर आप लोग रेज कर रहे हैं
तो आपके पास कैश आ रहा है, एंड कैश आ रहा है तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट कर दो। लेकिन अगर बैलेंस शीट की बात करें, लोन आ रहा है तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो मुझे लायबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग आपकी नॉलेज के लिए इनको पढ़ सकते हैं। हर एक पॉइंट मैंने आपके साथ पहले ही कवर कर लिया है कि किस चीज को कब ऐड करना है, किस चीज को कब लेस करना है, कौन सी चीज किस अकाउंट से रिलेट करती है, हर एक चीज मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूं। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है तो आप लोग इन पॉइंट्स को रीड करके आपकी चीजों को रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तब चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, तब अच्छे से माइंड के अंदर सेट हो जाएगा कि इस चीज को इस अकाउंट के अंदर नहीं इस अकाउंट के अंदर रखना है, किस चीज को कब कहां उठा करके डालना है। पॉइंट क्लियर है। अब यहां पर हम लोगों को बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। जब हम लोग हमारा अकाउंट बनाना सीख रहे थे, उसका फॉर्मेट देख रहे थे, तो वहां पर हमारे पास कुछ टर्म्स सामने आ रही थी, जिनमें से कुछ टर्म्स का मीनिंग मुझे नहीं पता था। तो अभी उन टर्म्स का मीनिंग हम लोग क्लियर करने वाले हैं ताकि एनपीओ को हम लोग स्मूथली एंड अच्छे से कंप्लीट कर पाए। तो पहली टर्म है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मेन सोर्स है इनकम का। एक एनपीओ का अगर मेन सोर्स की बात करें कि वो इनकम कहां से जनरेट करता है, तो वो जनरेट करते हैं सब्सक्रिप्शन से। एंड ये हमारे रिसीट एंड पेमेंट साइड की पेमेंट की डेबिट साइड में दिखती है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, उसके डेबिट साइड में दिखती है। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड में किसी भी रीजन से कैश आता है, उस चीज को मैं लिखती हूं। अब सब्सक्रिप्शन से मेरे पास कैश आता है, तो इसीलिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में मैं उस चीज को लिखती हूं। एंड उस सब्सक्रिप्शन में से जितना भी सब्सक्रिप्शन मेरा इस साल का है, तो इस साल से होने वाले जितने भी खर्चे हैं, जितने भी इनकम्स हैं, वो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आते हैं। आई होप ये मीनिंग आप लोगों को क्लियर है। सब्सक्रिप्शन क्या है? मेन सोर्स ऑफ इनकम है मेरी एनपीओ का। किस अकाउंट के अंदर किस समय डालना है, आई होप क्लियर भी हुआ है, एंड नहीं भी हुआ तो क्वेश्चन करते टाइम हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है? कोई भी मेंबर अगर आपकी एनपीओ को ज्वाइन करना चाह रहा है लाइफ टाइम के लिए, दैट कम्स अंडर लाइफ मेंबरशिप फीस। एंड ये जो आप लोगों की लाइफ मेंबरशिप फीस है, ये नॉन रिकरिंग नेचर की है। क्यों? क्योंकि मेंबर्स जो है एक ही बार इसको पे कर रहे हैं एंड लाइफ टाइम के लिए आपके मेंबर बन रहे हैं। तो जो भी चीज सिर्फ एक ही बार के लिए होती है, वो होती है नॉन रिकरिंग नेचर की। एंड जो भी नॉन रिकरिंग की होती है, वो चीजें हम लोग बैलेंस शीट के अंदर पहुंचाते हैं, एंड बैलेंस शीट के अंदर भी लायबिलिटी साइड में जाएगी, क्योंकि उन्होंने मेंबरशिप तो ज्वाइन कर ली, अब एनपीओ की लायबिलिटी है उसको मेंटेन करना। पॉइंट क्लियर है? लाइफ मेंबरशिप फी क्लियर हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है हमारी एंडाउमेंट फंड। एंडाउमेंट फंड क्या होता है? एक गिफ्ट का अमाउंट होती है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस से दिया जाता है। ये फंड है जो किसके लिए दिया जाता है? गिफ्ट पर्पस के लिए दिया जाता है। एंड इनकम विच इज डिवोटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जो किस पर्पस के लिए होता है? किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। ये हमारी कैपिटल रिसीट है, क्योंकि ये हम लोगों को एक परमानेंट इनकम देती है। हम लोगों को मतलब हमारे किसी इंस्टीट्यूशन को या फिर एनपीओ को। एंड ये हमारी लायबिलिटी साइड पर शो होगी, क्योंकि इन्होंने अपना पर्पस स्पेसिफिक कर दिया कि आपको ये फंड इसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना है। मैं आप लोगों के लिए चीजें थोड़ी सी सिंपल कर देती हूँ। जितने भी मेरे फंड्स होते हैं, स्पेसिफिक फंड्स, जितने भी मेरे फंड्स हैं एंड वो फंड्स स्पेसिफिक हैं, तो वो सभी फंड्स मेरे लायबिलिटी साइड में आएंगे 99% केसेस के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस। जब भी कोई नया मेंबर आपकी एनपीओ के साथ जुड़ता है एंड वो आपको कोई अमाउंट पे कर रहा है, उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं एंट्रेंस फीस। अब द थिंग इज, यहां पर एक कंट्रोवर्सी थी, कुछ लोग कहते थे, आर्ग्यूमेंट थी, कुछ लोग कहते थे ये हमारी कैपिटल रिसीट है, कोई कहता था ये हमारी रेवेन्यू रिसीट है। तो यहां पर एक सॉल्यूशन बोला गया कि अगर क्वेश्चन ने आपको कुछ भी नहीं बोला तो आप इसको रेवेन्यू रिसीट मानेंगे एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर डाल देंगे। क्या बोला मैंने? अगर यहां पर आपकी जो एंट्रेंस फीस है इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ और नहीं बोला, तो आप इसको रेवेन्यू रिसीट मान करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर डाल देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि ये जो एंट्रेंस फीस है ये स्पेसिफिक है, उसका पर्पस डिफाइन किया है, तो वो आपके लिए कैपिटल रिसीट बन जाएगी एंड आपकी बैलेंस शीट के अंदर जाने वाली है। बैलेंस शीट के अंदर भी लायबिलिटी साइड। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट हम की बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डोनेशन। आई डोंट थिंक डोनेशन के बारे में कुछ बताने की जरूरत है। कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से किसी के फायदे के लिए पैसा दे रहा होता है, उसको बोलते हैं डोनेशन। अब डोनेशन मेरी दो तरीके की है, एक है स्पेसिफिक एंड एक है जनरल। अगर उससे बस पैसा
दे दिया और कह दिया अपनी मर्जी से इसको यूज कर लेना, दैट विल कम्स अंडर जनरल डोनेशन। एंड अगर उसने पर्पस बताया कि जो डोनेशन हम दे रहे हैं ये आपको, इस डोनेशन से आपको बच्चों की सिर्फ एजुकेशन पर लगाना है, तो वो है मेरी स्पेसिफिक डोनेशन। तो जो स्पेसिफिक है वो मेरी बैलेंस शीट के अंदर आती है, जो स्पेसिफिक नहीं है वो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आती है। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लेगेसी। लेगेसी क्या होती है? जब भी कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस पर्सन ने कुछ अपनी विल जो है एनपीओज के नाम कर रखी होती है। अब अगर जो उसकी विल है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका कुछ पैसा है, वो किसी एनपीओ को दे रहा है, देते टाइम अगर उसने पर्पस बता दिया, स्पेसिफिक कर दिया, तो वो जो लेगेसी है ये मेरी बैलेंस शीट के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर उसने पर्पस डिफाइन नहीं किया, स्पेसिफिक नहीं किया, तो ये मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएगी। पॉइंट क्लियर है? लेगेसी क्या है? वो विल जो किसी मरे हुए पर्सन की होती है एंड वो अपना पैसा, अपनी कुछ प्रॉपर्टी किसी पर्सन के नाम यानी कि किसी एनपीओ के नाम कर रहा होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। जब कभी भी आप लोग किसी ओल्ड एसेट्स की सेल करेंगे तो उस रेस्पेक्टिव एसेट में से जाकर माइनस कर देंगे। लेकिन अगर आपको सेल को करते टाइम कोई भी प्रॉफिट हो रहा है या फिर कोई भी लॉस हो रहा है, वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आएगा। लाइक आपको लॉस हो रहा है तो एक्सपेंडिचर की साइड लिख दो, आपको इनकम हो रही है तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोग इनकम की साइड में लिख दो। पॉइंट क्लियर है? लास्ट नेक्स्ट है यहाँ पर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। अब ओल्ड न्यूज़पेपर या फिर स्पोर्ट्स मटेरियल वो ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएगा, प्रॉफिट है तो, लॉस है तो। नेक्स्ट है यहाँ पर पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। अब आपकी जो एनपीओ है उसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज वहां पर काम करते हैं एंड उन एम्प्लॉयज को काम करने की बजाय जो आप पेमेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑनरेरियम, यानी कि इज्जत से जो आप इच्छा अनुसार श्रद्धा से जो उसे पे कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर ऑनरेरियम। एंड ये जो अमाउंट है ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड जाएगी, क्योंकि ये एक तरीके से सैलरी की तरह काम करती है। नॉर्मल बिजनेसेस के अंदर आप सैलरी देते हैं एंड एनपीओ के अंदर आप ऑनरेरियम देते हैं। पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ पर द थिंग इज, माइंड के अंदर कुछ डाउट्स आ गए होंगे, लाइक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, एक मेरे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसी डिफरेंस को यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। पहला है यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। डिफरेंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कैश या फिर बैंक आ रहा है या जा रहा है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इट डजंट मैटर कि वो इस साल से बिलोंग कर रहा है, नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रहा है या प्रीवियस ईयर से बिलोंग कर रहा है, इट डजंट मैटर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर भी कैश एंड बैंक की रिकॉर्डिंग की जाती है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक होता है जो सिर्फ इस साल से रिलेट करता है, सिर्फ वो ही चीजें यहाँ पर आती है, इसके अलावा कोई चीज यहाँ पर नहीं आती। यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बनाती हूँ क्लोजिंग बैलेंस को निकालने के लिए। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ व्हाट? कैश या फिर बैंक। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बनाती हूँ सरप्लस या फिर डेफिसिट निकालने के लिए, कि मेरे एनपीओ के अंदर सरप्लस आ रहा है यानी कि प्रॉफिट आ रहा है या फिर डेफिसिट आ रहा है। थर्ड डिफरेंस है, जो हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो एक्रूअल बेसिस को फॉलो नहीं करता। आपको पैसा मिल रहा है, इस साल का है, अगले साल का है, पिछले साल का है, डजंट मैटर, वो बस उसको रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो एक्रूअल बेसिस को फॉलो करता है, वो सिर्फ इसी ईयर से रिलेटेड चीजों को वहां पर करता है रिकॉर्ड। नेक्स्ट डिफरेंस है, बैलेंस शीट आप लोगों की जरूरी नहीं है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए, लेकिन अगर आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना चाहते हो यू मस्ट हैव योर बैलेंस शीट, वहां पर आप लोगों के पास बैलेंस शीट होनी जरूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पर इग्नोर्स डबल एंट्री सिस्टम। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करता है। एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपका ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है एंड आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है इसका कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर है, सिंपल लग रही है, इजी लग रही है, कुछ भी इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहां पर हो रही है। अब नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखने वाले हैं आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड चीजें एंड प्रीपेड से रिलेटेड चीजें। शॉर्ट ट्रिक भी यहां पर मिलेगी एंड आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी यहां पर मिलेगी, लॉजिकल आंसर्स यहां पर मिलेंगे। यहां पर दो चीजों की बात होगी, एक एंड एंड एक बिगिनिंग। किस किस की बात होगी? एंड एक बिगिनिंग की बात होगी। यहां पर मैं आपको लिख कर दे रही हूं जो आपका आउटस्टैंडिंग का एंड बैलेंस होगा, ध्यान से समझना, मैं आपको यहां पर समझा देती हूँ क्या चीजें समझनी है, देखना। यहां पर दो बैलेंसेस होंगे, एक एंड वाला एंड एक बिगिनिंग वाला। तो जो आपका आउटस्टैंडिंग का एंड बैलेंस है
एंड जो आपका आउटस्टैंडिंग का बिगनिंग बैलेंस है, एंड वाला आप कर देंगे प्लस, बिगनिंग वाला आप कर देंगे माइनस। पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्या करना है, आउटस्टैंडिंग अगर एंड बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग का अगर एंड हो गया तो प्लस करना है, एंड आउटस्टैंडिंग का अगर बिगनिंग है तो माइनस करना है। सेम ही चीज मुझे प्रीपेड के लिए सीखनी है, एंड का अगर प्रीपेड है एंड बिगनिंग का अगर प्रीपेड है तो मुझे इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, ध्यान से इस बात को यहां पर समझना है। अगर एंड का प्रीपेड है तो माइनस कर देंगे, लेकिन अगर बिगनिंग का प्रीपेड है तो उसको कर देंगे प्लस। पॉइंट क्लियर है? यहां पर यही आप लोगों की लास्ट 2 स्लाइड्स के अंदर मैंने बात लिखी हुई है कि अगर आपका एंड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो आपको ऐड करना है। कहां ऐड करना है? मुझे करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। ये जो पूरी अकाउंटिंग सिखाई है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिखाई है। एंड जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो बैलेंस शीट में जाना है, न्यूमेरिकल करेंगे तब वहां पर चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पॉइंट क्लियर हो रहा है? यहां पर जो आपका आउटस्टैंडिंग का एंड बैलेंस है ऐड कर दो, बिगनिंग का अगर आउटस्टैंडिंग है तो माइनस कर दो। वही इसका अपोजिट है, यहां पर एंड वाला प्लस हुआ है लेकिन यहां पर एंड वाला माइनस हुआ है, यहां पर बिगनिंग वाला माइनस हुआ है लेकिन यहां पर बिगनिंग वाला प्लस हुआ है। अपोजिट है। अगर आप लोगों ने आउटस्टैंडिंग का लर्न कर लिया तो प्रीपेड का आप लोग खुद से कर लेंगे, अगर प्रीपेड का कर लिया तो आउटस्टैंडिंग का आप लोग खुद से कर लेंगे। अब आते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए, लॉजिक आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस को करता है फॉलो, एंड एक्रूअल बेसिस मतलब हर एक चीज जो इस साल से रिलेट करती है वो सिर्फ उन्हीं बातों को लिखेगा। ध्यान से समझना, अगर इस साल के आखिर में आपका कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, मैं कह रही हूं 31 मार्च 2023 के अंदर आप लोगों का 2000 रुपए का उधार है, तो आप क्या समझेंगे, ये मुझे साल के आखिर में कह रहे हैं उधार है, यानी कि उधार मेरे इस साल का था जो मैं नहीं चुका पाई, इसीलिए इन्होंने आउटस्टैंडिंग लिखा। मेरा उधार किसका था? इसी साल का था, एंड इस साल की हर चीज मेरी ऐड हो जाती है, इसीलिए यहां पर हुआ है ऐड। लेकिन अगर मैंने मेरा अकाउंट बनाना शुरू किया और बनाते टाइम स्टार्टिंग में ही मुझे दिख गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो मुझे क्या पता चलेगा कि अभी तो मेरा साल शुरू भी नहीं हुआ एंड ये मुझे आउटस्टैंडिंग शो कर रहे हैं, यानी कि ये उधार मेरे इस साल का नहीं, मेरे पिछले साल का है। एंड क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर पिछले साल की कोई भी चीज रिकॉर्ड होती है? योर आंसर शुड बी नो, क्योंकि वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करता है, इसीलिए यहां पर ये चीज हुई है माइनस। पॉइंट क्लियर है? अब आ जाते हैं प्रीपेड वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। अगर आप लोगों की ईयर के एंड के अंदर बोल रहे हैं कि आपने ये खर्चा एडवांस में दे दिया, तो खर्चा एडवांस में इस साल का दिया या वो नेक्स्ट ईयर का एडवांस मैंने अभी दे दिया? वो एडवांस दिया है मैंने नेक्स्ट ईयर का, तो क्या नेक्स्ट ईयर मेरे इस ईयर से रिलेट करता है? नहीं, इसीलिए वो हुआ है माइनस, एंड इसका अपोजिट है आप लोगों का प्लस। पॉइंट क्लियर है? यहां पर आप लोगों ने शॉर्ट ट्रिक के साथ भी सीख लिया है एंड विद लॉजिक भी सीख लिया है कि क्यों ये चीजें एड एंड लेस हो रही है। आई होप यहां पर आप लोगों को पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर है, हर एक चीज यहां पर आप लोगों को अच्छे से समझ आई है। यही 2 स्लाइड्स के अंदर मैंने आप लोगों को बातें सिखाई है, हर एक चीज सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, बस आपको रियल लाइफ के साथ चीजों को रिलेट करना है ताकि चीजें आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल करने से पहले ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी न्यूमेरिकल्स इजी भी लगते हैं एंड इंटरेस्टिंग भी लगते हैं। आई होप जो चीजें पढ़ाई गई हैं हर एक चीज क्लियर है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है आप लोग आपके डाउट्स को कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर नहीं किया है या फिर कैश बुक वाला चैप्टर नहीं किया है, तो आप लोगों को दोनों ही चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आपका कैश अकाउंट बनाना यानी कि कैश बुक बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, ये बेसिक चीजें वहां से आप लोग इजीली सीख सकते हैं। एंड अगर आज की वीडियो के अंदर पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट एनपीओ वाला चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना, एंड साथ ही वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।